हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणपुर में एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत। आइए बच्चों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपने इस अध्ययन का जो हमें नुकसान हो रहा था उसका फायदा पहुंचाएं। चलिए, श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आप सभी को एक न एक विषयगत आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए चलिए, आज का हमारा टॉपिक था कक्षा 11 हिंदी साहित्य। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कक्षा 11 आप इस बात को जानते भी हैं कि 11th क्लास जो होती है बच्चे की एक बहुत बड़ी डिसीजन पॉइंट की होती है और उसमें हमें जानना जरूरी है कि कौन सा विषय लेना है, कैसे लेना है, हमें पढ़ना क्या है और हमें पढ़ना क्या है, कहाँ जाना है, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है। आइए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने कक्षा 11 आर्ट्स फैकल्टी जिसको हम बोलते हैं कला, क्या बोलते हैं, कला। आर्ट्स के बारे में आपने जाना कि कला का मतलब होता है भिन्न भिन्न तरीकों से, क्या है, भिन्न भिन्न तरीकों से हम क्या है, एजुकेशन किस तरीके से ले रहे हैं उसको हम कला कहते हैं। और कला में आपने सब्जेक्ट चुना हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य। आपने जाना हिंदी साहित्य। बच्चों, हिंदी साहित्य का मतलब क्या होता है, हिंदी साहित्य। आपने हिंदी पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, इतने सालों पढ़ते आए हैं, लेकिन आज तक आपने साहित्य शब्द नहीं सुना। साहित्य क्या होता है इस विषय में आपने पूरी चर्चा कभी नहीं सुनी। बच्चों, देखने को सुनने को मिलता है कि साहित्य, व्हाट मीनिंग ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर से अभिप्राय हमारा क्या है कि साहित्य। अब आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, पहला हमारा सिस्टम होता है साहित्य, और साहित्य का मतलब क्या होता है। अब देखिए, साहित्य का मतलब होता है कि अर्थ सहित व्याख्या जिसमें की जाए उसे साहित्य कहते हैं। क्या कहा कि अर्थ सहित, लिख रहा हूं, अर्थ सहित व्याख्यान, क्या कहा मैंने, व्याख्यान करना ही साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। आपने पहले भी जाना साहित्य के बारे में। बच्चों, ये जो इस प्रकार का जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से घर बैठे बच्चे इस कोविड-19 के तहत हम एजुकेशन को रेगुलर अनवरत रूप से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, साहित्य का अर्थ सहित व्याख्यान जिसमें किया जाता हो साहित्य कहलाता है। आपने अनिवार्य हिंदी पढ़ी, हिंदी हमारी जो जनरल लैंग्वेज है, मदर टंग जिसको कहते हैं, वो पढ़ा, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। आपने ये साहित्य पढ़ा, साहित्य हमारा ऐच्छिक सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और इसके माध्यम से हम इसके अर्थ की, इसके डेफिनेशन की बातें होती रहेंगी, और फिर इसके बारे में आपने जान भी लिया और समझ भी लिया। आइए चलिए, इसका जो अधिगम क्षेत्र है, प्यारे बच्चों, अधिगम क्षेत्र क्या होता है, कैसे होता है, पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। आपने एक नया शब्द सुना, अधिगम क्षेत्र। क्या सुना, अधिगम क्षेत्र। बच्चों, अधिगम क्षेत्र का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत हम उन टॉपिकों को पढ़ेंगे, उन क्षेत्र में पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम पूरी तैयारी कर सकें, समझ सकें। विद्यार्थियों, अधिगम का मतलब होता है जिसके दौरान अध्ययन करना। आप 4 बिंदुओं के मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ेंगे। आपने सुना हमारा अपठित बोध, व्यवहारिक व्याकरण, और दूसरा जो हमारा काव्यगत रचना के प्रश्न, और पाठ्य पुस्तक हमारी 2 जो हैं, पहली पुस्तक गद्य और पद्य की, और दूसरी पुस्तक हमारी कहानी विधा है जिसमें यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज हैं, सारी इसमें हम अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा कि हमें पढ़ना क्या है। चलिए, आज ने अधिगम 4 क्षेत्रों के माध्यम से आपने पढ़ा कि ये क्या होता है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक इस तरह से हम पढ़ेंगे कि
वो हमारी याद भी हो जाए। बच्चों आज का हम टॉपिक इसको आप पढ़ लें, समझ लें। टॉपिक हमारा होगा पहला कि अलंकार क्या होता है। पहला क्या है? अलंकार। इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको डेफिनेशन देना चाहूंगा कि डेफिनेशन के बारे में होगी कि लैंग्वेज क्या होती है। पहला आपका बिंदु होगा व्यवहारिक रचनात्मक प्रश्न में कि भाषा। प्यारे बच्चों, भाषा यानी विचारों का माध्यम। मानव जिस माध्यम से अपने विचार और आचार विचार माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा कि विचारों का आदान प्रदान। इसमें क्या लिखा? विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। आपने पहले भी पढ़ा, समझा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर की, हमने आपको उसका जवाब दिया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुई। ये जो एक दूसरे का जो आयाम है, माध्यम है, ये जो मीडियम है, इसको हम लैंग्वेज कहते हैं। आपने अपनी मंशा कही, आपके विचार कहे, ये सारी के सारी इस भाषा के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जब तक हम डीप में नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। हमारा एक सिस्टम होता है कि लैंग्वेज के ऊपर आपने बहुत बार पढ़ा, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। बच्चों, आपके मन में अनेक भांति भांति के क्वेश्चन आ रहे होंगे, विचार आ रहे होंगे कि लैंग्वेज तो हमने पढ़ी 3 प्रकार की होती है। नहीं बच्चों, लैंग्वेज के विषय में हम पढ़ेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, 2 स्वरूप होते हैं। और पहला रूप है भाषा के रूप। आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी समय पूछे तो भाषा के रूप में हम पढ़ें कि ये तो हमारा होगा टॉपिक। क्या होगा? 2 रूप होते हैं। क्या लिखेंगे आप? 2 रूप होते हैं। हर मनुष्य ये भी जानता है कि एक पहलू के यानी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी प्रकार इसके 2 रूप होते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर, आपने भी जाना प्रयोग के आधार पर, और दूसरा हमारा बिंदु था क्या? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। अब आप भी जानते हैं कि स्थान के आधार पर क्या होता है और प्रयोग के आधार पर क्या होता है। ये भी बहुत जरूरी है। ये भी हमारा एक सिस्टम होता है, हम पढ़ेंगे। पहला मौखिक, ये 3 प्रकार का होता है। क्या? प्रयोग के आधार, मौखिक, दूसरा सांकेतिक, तीसरा लिखित। आपने अक्सर पहले भी पढ़ा कि मौखिक, सांकेतिक और लिखित हो गया। उसी रूप में यहाँ पर भी हम 3 रूप में पढ़ेंगे। पहला स्थानीय। क्या पढ़ा बेटा? स्थानीय। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटे राष्ट्रीय। क्या पढ़ा हमने? राष्ट्रीय। और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय आप ये भी समझ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय ये क्या होती हैं। इस विषय में आपने भली भांति जान लिया कि इससे पहले हम मौखिक के बारे में जानेंगे, सांकेतिक जानेंगे, लिखित जानेंगे। उसके बाद में स्थान के आधार पर पढ़ेंगे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको पूरा इसका विवरण जो है आपको मैं लिखा चुका हूँ। फिर भी बच्चे अक्सर क्या है, साधनों के अभाव में या कोई और प्रॉब्लम के कारण बच्चे हमसे दूर बैठे हैं। हम अपनों के लिए यहाँ पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, फिर भी वो अपने से दूर बैठे हैं। बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, ये कोविड हमारे बीच जो आ गया। प्यारे बच्चों, फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप बैठे अपनों के पास कुछ समय इसको शेयर करें, समझें इसको, और ताकि ये चीज आपके समझ आ सके। आइए आगे की कड़ी शुरू करते हैं। मौखिक भाषा वह होती है जो मुख के द्वारा, शब्दों के द्वारा बोल करके अगले को बताई जाए, मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह होती है शरीर के किसी अंग विशेष के द्वारा हम
बोल करके, समझ करके या उसको इशारे के माध्यम से, यानी कि शरीर के किसी अंग विशेष द्वारा हम संकेत के माध्यम से उसको बुलाना या प्रेषित करना या समझाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा वह होती है जो न तो बोल करके न ही संकेत के माध्यम से अर्थात शब्दों के माध्यम से पेज पे लिख करके जो बात कही जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। शब्दों में ही अर्थ का समायोजन है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी बात को रिपीट करके भी आप सुन सकते हैं, ऐसी कोई अतिशक्ति नहीं है। दूसरा है स्थान के आधार पर। प्यारे बच्चों, स्थान के आधार पर स्थानीय भाषा का मतलब होता है कि हमारी रूरल लैंग्वेज, मनुष्य भांति भांति स्थानों पे रहता है, उनके भांति भांति के वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। उन शब्दों से व्यक्ति क्या करता है, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी मन गढ़न के आधार पर, अपनी सुविधा के आधार पर वो कुछ ऐसी लैंग्वेज के वर्ड बना लेता है जिनका दैनिक जीवन में वो प्रयोग और उपयोग करता है, उसे स्थानीय भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझें कि हमारे यहाँ स्थानीय भाषा कौन सी है, राजस्थानी खिचड़ी मिश्रित भाषा है। और मिश्रित भाषा में आप जानते ही हैं हम कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं जैसे आओ और जैसे लोटा, प्रात, चिमटा, चमटा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, खाट, खटिया, ये सारी शब्द क्या होते हैं, ये हमारे स्थानीय भाषा के वर्ड होते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्र का मतलब एक देश विशेष से होता है, नेशन ऑफ कंट्री कहने का मतलब है जिस देश का मतलब राष्ट्र होता है उसको राष्ट्रीय कहते हैं, लेकिन उसकी एक मानक भाषा होती है। जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पूर्व हमारी जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी थी और देश के अंग्रेज नेताओं के बीच में बड़ी समस्या और प्रॉब्लम खड़ी हुई। उससे मद्देनजर रखते हुए हमारे लीडरों ने ये एक समस्या का समाधान किया कि किस प्रकार से हम अपने देश के संभ्रांत देश के नागरिकों के लिए कौन सी भाषा लागू की जाए जो समझी जा सके और पढ़ी जा सके और बोली जा सके। इसके लिए हमारे जो 14 सितंबर 1949 को एक विधान में इस प्रकार की एक लाइन लिखी गई कि प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अधिकांश भारत में हिंदू हैं और हिंदुओं की भाषा हिंदी होनी चाहिए। और हिंदी यानी हमारी मदर लैंग्वेज, और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में इस भाषा को बोली और प्रयोग में ली जाती है। इसको राजभाषा भी कहते हैं और राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। राजभाषा कार्यालय के उपयोग के आधार पर, और राष्ट्रभाषा जो आम जन की भाषा, उत्तर कहो, दक्षिण कहो, पूर्व कहो, पश्चिम कहो, सब में ये बोली और समझी जाती है, राष्ट्रीय भाषा होती है। प्यारे बच्चों, हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है तो एक देश से छोड़ के दूसरे देश में जब हम प्लान करते हैं, जाते हैं और विजिट करते हैं, उस समय हमें दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जैसे फ्रेंच है, चाइनीज है और जापानी है और अनेक सी विश्व में काफ़ी भाषाएं होती हैं। लेकिन आज इस मॉडर्नाइजेशन में, इस आधुनिकता में हमें अंग्रेजी का जो बोलचाल है वो हर वर्ल्ड के हर कंट्री में बोला और समझा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में प्रक्रिया हुई। बच्चों, आज आपने इस प्रकार की परिभाषा और इस प्रकार का सिस्टम सुना और समझा और देखा। इसको आप अपनी इस नोटबुक में अच्छे से करें, समझें, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और धीरे धीरे इसको डेफिनेशन के माध्यम से सुन करके आप लिख भी सकते हैं। कहते हैं नहीं कि सुनोगे जानोगे नहीं तो समझोगे कैसे, समझोगे नहीं तो जानोगे कैसे। आप इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।